आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहूंगी कि क्या आपने सर कभी ऐसा देखा है कि दो देश टेबल पर आए नहीं लेकिन ट्विटर पर युद्ध विराम का ऐलान हो जाए, फिर उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का आना और यह कहना कि मैं दोनों देशों से खुश नहीं हूं। यह समझना चाहती हूं कि युद्ध विराम सिर्फ कहने में हुआ है, किसी सोशल मीडिया हैंडल पर हुआ है, या वाकई में जमीन पर यह सीजफायर दिखता है? नमस्कार पूर्णिमा जी, आपके पहले सवाल का जवाब कि टेबल पे आए नहीं और सीजफायर हो गया और मैंने कभी सुना या नहीं सुना। अरे हम सबने सुना ना, अभी हाल ही में पहलगाम के बाद कब आए इंडिया पाकिस्तान टेबल पे, और डोनाल्ड ट्रंप ने जाके अनाउंस कर दिया कि उन्होंने मीडिएशन करी और मध्यस्थता करी और दो देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। तो कुछ कुछ ऐसा ही है, अगर 100% वैसा नहीं है तो कुछ कुछ तो वैसा ही है। कुछ इसे आप पूरे सिलसिलेवार देखिए, शुरू से देखना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। फ्रॉम डे वन 1979 में जब रिवोल्यूशनरी ये रिवोल्यूशन हुआ ईरान में और उसके बाद नई सरकार आई, तो अमेरिका को वो हजम नहीं हो रही काफ़ी सालों से। इजराइल और ईरान के रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के लिए खतरा मानते आ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि इतने सालों में इजराइल की तमन्ना जो है ईरान को थोड़ा नुकसान पहुंचाने की या न्यूट्रलाइज करने की, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब इन्होंने एक जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ईरान, इसका हुआ तो कई सालों से चल रहा है। आईएईए में ये कई सालों से ये ईरान न्यूक्लियर इशू जो है डिस्कस हो रहा है। सो मच सो कि 2015 में एक एग्रीमेंट भी हो गया था जिसमें अमेरिका भी शामिल था, जिसमें वेस्टर्न पावर्स भी शामिल थी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आया और उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने वाकई आपकी इंटेंशन उसके न्यूक्लियर बम को रुकवाने की थी, तो ऑल सिंसियरिटी में आप 2015 के जो एग्रीमेंट था उस पर काम करते, आईएए की बात सुनते। कि आईएए ने तो आज तक नहीं कभी कहा कि बॉम्ब बन गया। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि उनके पास काफ़ी मात्रा में शायद 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है जो 60% एनरिच्ड है और वो शायद बना सकता है। तो इजराइल को तो कोई पूछता ही नहीं, उसके पास 70-90 बॉम्ब है, उसकी क्या गारंटी है वो नहीं मारेगा ईरान के ऊपर। तो ये तमन्ना काफ़ी समय से चल रही थी। फिर जब हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो तब से इजराइल को एक मौका मिला कि धीरे धीरे करके पहले उसके प्रॉक्सीज, ईरान के प्रॉक्सीज को कमज़ोर किया जाए, हमास, हिजबुल्लाह एंड हूती। और जब वो काफ़ी हद तक उन्होंने कमज़ोर कर लिए तो उन्होंने कहा लगे हाथ ईरान को भी निपटा दिया जाए। इजराइल के अकेले बस का नहीं था ईरान को निपटाना, और ख़ास तौर से उसकी जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि वो एनरिचमेंट कर रहा है या डीप डाउन है, जिसके लिए बंकर बस्टर बॉम्ब्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई। इससे पहले भी ये कई बार ये अमेरिकन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसको स्ट्राइक करना चाहिए हमें, किसी ने ओबलाइज नहीं किया। पहली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको ओबलाइज नहीं किया। इस बार पता नहीं क्या हुआ, क्या इनको खबर कहाँ से आई, कौन सा सपना आया, और इन्होंने कहा कि चलो इस पर बम फेंक देते हैं। फेंकने के बाद शायद रियलाइज भी किया होगा कि बात यही निपट जाएगी, और या फिर ये रियलाइज किया होगा कि हमारे भी तो इतने वो हैं बेसिस हैं, इतने हमारे इंटरेस्ट हैं, इतनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो ईरान छोड़ेगा नहीं, इसे टारगेट करेगा, तो अब इसको जल्दी जल्दी निपटा भी दो। और शायद ईरान मान भी जाए। हो सकता है ईरान भी अंदर से चाह रहा होगा कि इस लड़ाई को ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए और कोई फेस सेविंग करके, जो वो ऑलरेडी कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई ऐसी खामियाजा नहीं हुआ, हमें कोई बहुत बड़ी जो है वो नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ, और हम तो पीसफुल पर्पसेस के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रखेंगे। और उसने ये कहा कि लड़ाई तुमने शुरू करी थी, तुम बंद कर दोगे तो हम बंद कर देंगे। ये वही नैरेटिव है पहलगाम वाला। तो हमने भी कहा था कि भाई तुमने हमें एस्केलेट किया पहलगाम में करके, हमने तुम्हारे टेररिस्ट ठिकानों पे किया, और उसके बाद जो तुमने किया हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बहुत कुछ देखिए कितनी सिमिलैरिटीज है इसके बीच में। बाकी डोनाल्ड ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने साथ साथ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर काफ़ी, मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, और उनकी बात पे विश्वास करना, और सबको यही सोच रहे हैं। और देयर इज अ प्री डोमिनेंट, मतलब अमेरिकन जो आम अमेरिकन है वो सोच रहा है कि इस तरह की बात जो है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की फिलॉसफी के अगेंस्ट जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पिछली टर्म में तो उन्होंने किसी वॉर में इनिशिएट नहीं किया, किसी वॉर को शुरू नहीं किया,
अब दूसरी टर्म में तो कर दिया, स्ट्राइक करने के बाद सोचा कि ये फुल स्केल वॉर नहीं बन जाए कहीं, तो चलो अब इसको सीज फायर करें। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उम्मीद करता हूँ, हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये सीज फायर या जो भी हॉल्ट है ये सस्टेन करे, लड़ाई रुक जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरे विश्व में आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर दिशा से इसका रुकना बहुत जरूरी बिल्कुल। है। और जैसा कि भारत सर ये कहता भी है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता, पूरा यूरोप, पूरा साउथ एशिया किस तरीके से डिस्टेबलाइज, पूरा वर्ल्ड होता हुआ किसी भी युद्ध के एस्केलेशन से नजर आता है, वो हम सब देख चुके हैं। बट क्योंकि आपने बहुत सिमिलैरिटीज की बात की निपुण साहब, इन्हीं सिमिलैरिटीज में कैरेक्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप के अभी लगातार सुबह 3:40 से आए बैक टू बैक ट्वीट्स ट्रुथ पे जो वो लिखते हैं, ट्रुथ सोशल पे, और फिर उसके बाद जो उनके बयान सामने आए, अभी भी उनकी नाराजगी कि मैं खुश नहीं हूं ईरान और इजराइल से। आपको लगता है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, खुद डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कमजोर हो रही है, और क्योंकि सीज फायर का पालन एज सच तो होता हुआ नहीं दिख रहा, भले ही ईरान इजराइल ने बाद में कह दिया हो कि हाँ ये सीज फायर हो चुका है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ की कभी परवाह भी नहीं की कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल कहना ये है कि मुझे अमेरिका के इंटरेस्ट को देखना है, अमेरिका फर्स्ट, और जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा मेगा, यानी कि मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है। हालांकि बीच में उन्होंने देखा होगा, उन्होंने ईरान तक की बात की कि हम ईरान को दोबारा से क्या बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे, जब इस अमेरिका के अंदर वॉर के अंदर जंप किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर की हम बात करें तो उनका करैक्टर वाकई में एक संदेह रहा, और मैं तो हमेशा देखता भी, जो उनके ट्वीट को देखता हूँ, तो मुझे उनकी भाषा भी नहीं लगती कि वो प्रेसिडेंट लाइक भाषा है, और मुझे लगता नहीं कि वो भाषा एक प्रेसिडेंट यूज़ कर रहे होंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट। चलिए इतर इन बातों को हम इतर करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो व्यक्तित्व इस प्रकार का है, वो इस प्रकार की बात करते भी हैं। लेकिन बात यह कि जो सीज फायर हुआ, जैसे आपने कहा, अभी मेरे से पूर्ववर्ती सर बोल भी रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि ये तुमने पहले भी देखा, एक क्रेडिट जीवी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं बार बार, कि एकदम क्रेडिट लेने की एक होड़ सी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम कहीं ना कहीं एक पीस का, कि एक नोबल लेने की बात को भी कह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम धरातल पर देखेंगे तो धरातल पे देखेंगे अमेरिका इस वॉर के लिए तैयार था ही नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अमेरिका 22 साल बाद सर ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका एक वॉर में डायरेक्ट एंट्री, बिल्कुल। और देखिए, आप सोचिए, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस कह रहे कि मैं इस वॉर के लिए रेडी नहीं हूं, हम तैयार नहीं है। इंटरनली वहां पर क्या था, डिस्टर्बेंस था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस बात को कि अमेरिका कूदे। जब इजराइल ने वॉर स्टार्ट कर दिया तो अमेरिका की मजबूरी हो गई। मजबूरी क्यों? क्योंकि जियोस ग्लोबी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका पर क्रिएट कर दी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका इस वजह से कूदा, लेकिन अमेरिका की बात भी जाना कि ऐसा ना हो कि जो हम लोग 2001 में गलती किए थे, अफगानिस्तान में कूदे और 2.5 ट्रिलियन हमने खर्च कर दिए, लेकिन हमारे हाथ क्या लगा, तालिबान को ही हमको सरकार वापस देके आनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि चाहे वो इराक का वॉर हो, अफगानिस्तान का वॉर हो, उससे सबक लिया गया, दोबारा ना जाए। ऑलरेडी जैसे रशिया यूक्रेन फंसा हुआ है, अमेरिका ने बैक फुट लिया कि नहीं, मुझे इसमें जाना नहीं है। अब इधर यहाँ पर इसराइल की हम बात करें, मुझे लगता है कि इसराइल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसराइल के दो प्राइमरी जो राइजिंग लॉ उन्होंने बोला था, राइजिंग लॉ के दो ही मेन मोटिव थे। पहला कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ताकि ईरान जो है अपना प्रोग्राम ना चला सके, जो वो कह रहा है हम उस पे काम जारी रखेंगे। और दूसरा उनका क्या था कि रिजिम चेंज करना है। दोनों ही बातें जो दोनों, दूसरी बात तो हुई नहीं है। जिस प्रकार से मैं देखता हूं कि जो ईरान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी वहां पर थे, वो भी नेशनलिज्म के साथ में खड़े थे और ईरान की गवर्नमेंट के साथ में खड़े रहे, तो वो रिजिम चेंज होना हमको दिखाई नहीं दिया। अब ईरान के साथ क्या था, ईरान ने जैसी पहले तो इसराइल के साथ पूरा आपस में हुआ, इधर इन्होंने मारा, इधर उन्होंने मारा। अमेरिका के मारने के बाद ईरान काफ़ी साइलेंट सा हो गया, लगा कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर कमजोरी। लेकिन जैसे ही ईरान ने कतर में मारा तो रात आपने देखा, मारने के बाद ही तेहरान में आधे घंटे के अंदर लोग सड़कों पर थे। प्री इन्फॉर्म्ड, और मुझे लगता है कि ये फेस सेविंग ज्यादा थी कल जो हुआ। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। हर किसी को बस अपने लोगों को ये बताना था कि देखिए हमने किया था, इन्होंने हिसाब बराबर, अब हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे। रात ही हम लोग बैठे हुए थे चैनल पर, हम रात ही बात बोल रहे थे, लगातार जो न्यूज आ रही थी, लगातार जिस प्रकार वक्तव्य आ रहे थे, आप सोचिए आधे घंटे के अंदर ईरान में तेहरान के लोग जश्न मना रहे थे कि हमने क्या किया, अमेरिका को मार दिया, कतर में मार दिया, और हम लोग ब्रेव हैं, हम लोग जीत
गया, जीत गए, उधर अमेरिका के बयान आने शुरू हो गए। तो ये सिंपल वही बात था कि फेस सेविंग करनी है, क्योंकि अगर ईरान ऐसे ही वार्ता के लिए तैयार हो जाता, सीज फायर कर लेता, तो दिक्कत ये थी कि ईरान की जनता कहीं बगावत न कर देती कि हमारी जो सरकार है वो हमारी सिक्योरिटी कर नहीं सकती और ये हमारी सोवरेनिटी को प्रिजर्व करने के लिए सक्षम नहीं है। तो वही जो आपने फेस सेविंग कही, मुझे लगता है वही बात थी और उसी बात को लेकर हमको देखने को मिलेगा। जी ठीक है।